टॉपिक इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी को जो ब्लड जाता है दोनों किडनीज़ को वो होता है टोटली 22% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, जो कि हमारे पास बनता है टोटल में से 1100 ml पर मिनट। अब जो हमारे पास मेजर आर्टरी सप्लाई करती है हमारी किडनी को, दैट इज़ कॉल्ड एज द रीनल आर्टरी, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा एंड इट विल इंटर द किडनी थ्रू द हाइलम के थ्रू एंटर होकर दैट विल डिवाइड इनटू इंटरलोबार आर्टरीज एट द टिप ऑफ द पेपिला, एंड एट द टिप ऑफ द पेपिला दे विल डिवाइड एट द बॉर्डर्स टू फॉर्म द आर्कुएट आर्टरीज, एंड एट द आर्कुएट आर्टरीज join to form the interlobular arteries. These small extensions are called as interlobular arteries, and these interlobular arteries join to form the afferent arterioles, and these afferent arterioles enter the glomerular capillaries. These afferent arterioles enter the Bowman capsule where they form the glomerular capillaries, and from the glomerular capillaries after filtration they will join to form the efferent arterioles, and the efferent arterioles join to form the efferent arterioles give out peritubular capillaries, and these peritubular capillaries empty into the venous system, and the venous system then empty into the interlobular vein. ठीक है, follow the reverse that is follow the reverse pattern, and interlobular vein form the arcuate vein, and the interlobular vein and the renal vein side by side the renal artery at the level of hilum. ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि किस तरह से ये सारी आर्टरीज निकली और इन्होंने डिवाइड किया और उसके बाद इन्होंने सप्लाई किया और उसके बाद फिर वो वीनस सिस्टम बना, और वीनस सिस्टम की तरह यहाँ से फिर जो रीनल वेन है वो निकल के बाहर आ जाएगी, और जो रीनल वेन है वो कहाँ पर एट दी एंड एम्प्टी होगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें इसकी सर्कुलेशन की, रीनल सर्कुलेशन की, तो इसकी बहुत यूनिक फीचर है, और ये बात अक्सर वाइवा में पूछी जाती है कि रीनल कोई बॉडी का ऐसा सिस्टम बताएं जिसके अंदर दो सेट ऑफ कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं और एक पैरिटिबुलर कैपिलरीज होती हैं। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरिटिबुलर कैपिलरीज। कितना होता है? अबाउट 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और पैरिटिबुलर का होता है अबाउट 13 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर होता है, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने जो फ्लूइड फिल्ट्रेशन है उसको बहुत तेज़ी से करवाना है, और एज़ कम्पेयर टू द पैरिटिबुलर कैपिलरीज जिनका काम है फ्लूइड की रीएब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलर और पैरिटिबुलर कैपिलरीज हैं ये आपस में सेपरेटेड होती हैं बाय इफरेंट आर्टीरियोल्स, और फिर जो अब हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोल्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से पहले हमारे पास कौन सी थी? आर्टीरियोल्स, इफरेंट आर्टीरियोल। अब इन दोनों की जब रेजिस्टेंस हमारी किडनीज मेंटेन करती हैं बाय होम्योस्टेसिस, तो इसके थ्रू जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी रेगुलेशन होती है बिटवीन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द पैरिटिबुलर कैपिलरीज। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आपने ड्रॉ कैसे करना है इसको। सबसे पहले यू विल ड्रॉ द बाउमन कैप्सूल, उसके अंदर आपने यहाँ से एक साइड से डालनी है एफरेंट आर्टीरियोल्स, और उसके बाद उसके अंदर बनेंगे हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से निकलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इससे यहाँ से पीछे से हमने लेके जाना है जो हमारे पास बाउमन कैप्सूल से फर्स्ट ब्रांच निकले, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल से फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की हमारे पास डिसेंडिंग लिम है। अब डिसेंडिंग लिम और जो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम और जो हमारे पास इसकी जो होती है असेंडिंग लिम की जो थोड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, उसको वो होता है हमारे पास थिन, जिसको हम थिन सेगमेंट भी बोलते हैं लूप ऑफ हेनले का। और जो इसका अपर पार्ट होता है असेंडिंग लिम का वो होता है थिक, जिसको हम थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जब लूप ऑफ हेनले बन गया, अब यहाँ तक ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी, ठीक है, बाउमन कैप्सूल था और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल था, ये कहाँ पर था? आ गया कॉर्टेक्स रीजन में था। उसके बाद ये जब लूप ऑफ हेनले बना तो ये एंटर हो गया किसके अंदर? मेडुलरी रीजन के अंदर। उसके बाद मेडुलरी रीजन से ये दोबारा जाएगा कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स में इन फ्रंट ऑफ द बाउमन कैप्सूल हमारे पास क्या बन जाएगा? डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि हम जो पहले एफएससी वगैरह में डायग्राम ड्रॉ करते थे ना, उसमें हम लोग पीछे से कुछ ड्रॉ करते थे, लेकिन अब आके वो डायग्राम बिल्कुल गलत थी। मेन बात क्या है कि जो ये इफरेंट आर्टीरियोल है और एफरेंट आर्टीरियोल है ना, इसके अंदर इसके सामने से हमारे पास इसके दरमियान से और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के सामने से डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल गुजरेगी। इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल है ना, इसको कुछ सेल स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इन्होंने सराउंड किया होता है, जिनको हम नाम देते हैं मैक्यूला डेंसा का। इनका काम क्या होता है मैक्यूला डेंसा का, कि इन्होंने अगर तो यहाँ पर सोडियम वगैरह की सोडियम की जो बॉडी के अंदर अगर सोडियम जो है सोडियम की कमी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर वो सोडियम को
जो आइंस वगैरह है उनकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे ताकि उसको वो मेंटेन कर सकें, ठीक है। यानी कि इसका काम होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है उसने उस चीज़ को सेंस करना है, और इस बात के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे हमारे पास बनाती हैं कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। उसके बाद जो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारे पास मजीद आगे जाके देती हैं कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अभी जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये तकरीबन 8 से 10 मिलकर हमारे पास क्या बना देती हैं, मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एट द एंड जो है वो बड़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट बना देती है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो कॉर्टेक्स रीजन में होगी, और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो मेडुलरी रीजन में होगी। उसके अलावा हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और बाउमेन कैप्सूल, ये सारा, और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी कॉर्टेक्स रीजन एंड द मेडुलरी रीजन में हमारे पास लूप ऑफ हेनले। और मेजर जो मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन द मेडुलरी रीजन, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंस आ रहा है ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगी, अभी जो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर, मैंने जनरल स्ट्रक्चर आपको ये पढ़ाया है, ये बेसिकली हम इनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो वाले नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, और इनका जो बाउमेन कैप्सूल वगैरह है ना ये हमारे पास यहाँ पर आउटर कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है इनका जो हमारे पास बाउमेन कैप्सूल है ना, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, वो मतलब कि आउटर कॉर्टेक्स और आउटर मेडुला के दरमियान में, यानी कि बिल्कुल उसके यहाँ पे निचली तह के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो इसका लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, इवन के जो पेपिला होता है वहाँ तक वो जा रहा होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है जो हमारे पास रुके मैं आपको यहाँ से गाइटन की डायग्राम दिखाती, ये वाली, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रही थी कि जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं ना, इसके अंदर हमारे पास पेरिटिबुलर कैपिलरीज ही काफ़ी होती हैं पूरे के पूरे नेफ्रॉन को सप्लाई करने के लिए। लेकिन अब इसका लूप ऑफ हेनले इतना बड़ा है तो हमारे पास क्या होता है कि जब बाउमेन कैप्सूल से पेरिटिबुलर कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती है, उसके बाद जब वो नीचे आती है ना इन द मेडुला, तो वहाँ पर वो जाके एक्सटेंड करके हमारे पास क्या बना देती है, वाजा रेक्टा। और ये वाजा रेक्टा दोबारा हमारे पास जब वापस जाता है टुवर्ड द कॉर्टेक्स तो ये एम्पिटी करता है टू द कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो वाजा रेक्टा होता है इसकी एक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वाजा रेक्टा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कंसंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर एक्सटेंसिव कैपिलरीज प्रेजेंट होती है कि उतनी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी तरीके से क्या होती है, फ्लूइड की रीएब्जॉर्प्शन या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की रीएब्जॉर्प्शन होती है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है जो पीछे यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अब देखें यहाँ पे अब ये जो हमारे पास फेजा रेक्टा होती है ना, इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो तो नॉन फेनेस्ट्रेटेड होती है, यानी कि उसमें पोर्स नहीं होते, लेकिन जो इसकी असेंडिंग लिम्ब होती है उसमें पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इन पोर्स वगैरह की वजह से क्या होता है कि इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह का काम है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है हाइपर ऑस्मोटिक, यानी उसमें सॉल्यूट्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। जबकि हमारे पास जो पेरिटिबुलर कैपिलरीज का उसकी इसकी निस्बत इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, उसका एक लेवल मेंटेन होता है। अगर हम उसकी हिसाब से देखें उसमें नॉर्मल हो रही है, लेकिन इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, जितनी होनी चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं जो इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो होगा आइसोऑस्मोटिक, और जो इसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो होगा हाइपरऑस्मोटिक। सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसका बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का, तो होप्स हो कि मैं इसे आज ही अपलोड कर दूं, और मे बी उसका थर्ड पार्ट भी हो क्योंकि वो थोड़ा चैप्टर लंबा था, तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगा। बाकी आपकी कोई सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।